मैं इस बात को तर्कों के साथ बता सकता हूं कि मिडिवल एरा में राजाओं ने इस्लाम फैलाने या सांप्रदायिकता फैलाने की भरपूर कोशिश की या भारतीय समाज को जबरदस्ती मुस्लिम समाज में बदला। इस तरीके से बातें कहकर आज के समाज में सांप्रदायिकता फैलाना कहीं से भी उचित नहीं है। ये बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, जिसके द्वारा हम अपने देश के समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। अब हम आगे बढ़कर इस बारे में चर्चा करें कि ब्रिटिश काल में सांप्रदायिकता क्यों और कैसे फैली। क्यों फैली उसका स्वाभाविक कारण मैंने बताया कि जब 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम गठजोड़ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा तो टेलर जैसे, रीस जैसे कई लोगों ने यह कहा भी कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, ये बर्बरों की सभ्यों के खिलाफ लड़ाई है। इवन इसको मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी बार बार कहा गया और अंग्रेजों की दृष्टि मुसलमानों के प्रति थोड़ी तिरछी हो गई। अंग्रेज मुसलमानों के प्रति दुराभाव रखने लगे कि वास्तव में ये षड्यंत्र जो था वो इसलिए किया गया क्योंकि ये बहादुर शाह जफर को पुनः गद्दी देकर भारत में मुगल सत्ता को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। तो अंग्रेजों के मन में दो भाव थे, एक हिंदू मुस्लिम का मिला जुड़ा षड्यंत्र है और दूसरा ये मुस्लिम षड्यंत्र ज्यादा है क्योंकि ये मुस्लिम सत्ता को भारत में पुनः लाने का क्या है, प्रयास है। तो अब अंग्रेजों की दोहरी रणनीति थी कि पहला हिंदू और मुसलमानों को साथ नहीं रहने देना और दूसरा मुसलमानों को किसी भी कीमत पर ताकतवर नहीं बनने देना है। इन दोनों रणनीतियों के तहत पहले तो अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति नकारात्मक नीति अपनाई, लेकिन बाद में सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में जब मुसलमानों ने अंग्रेजों को यह भरोसा दिलाया कि हम आपके ताबेदार रहेंगे, हम आपके वफादार रहेंगे, हम प्रो ब्रिटिश पॉलिटिक्स करेंगे, हमें आपसे रियायतें चाहिए, हमें आपसे छूट चाहिए, हम आपके माध्यम से अपने समाज को सभ्य बनाना चाहते हैं, हम उसे पश्चिमी शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं, हम उसे वैज्ञानिक चिंतन से जोड़ना चाहते हैं, तब अंग्रेजों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए भारत में हिंदू मुसलमान विभाजन की कोशिशें शुरू की। तो यदि आपसे कहा जाए कि ब्रिटिश भारत में भारत जो सांप्रदायिकता है वो कौन सी सांप्रदायिकता है, मुस्लिम सांप्रदायिकता है, हिंदू सांप्रदायिकता है, सिख सांप्रदायिकता है, दलित सांप्रदायिकता है, मैं ये कहूंगा कि सांप्रदायिकता तो सारी है, लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता केंद्र में है। हिंदू सांप्रदायिकता, एक तो हिंदू सांप्रदायिकता पैदा हो हिंदू धर्म के चरित्र के साथ, हम ये जानते हैं वो बहुत मुश्किल है। प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिकता है, जब मुस्लिम सांप्रदायिकता चरम पर दिखने लगी, मुस्लिम तुष्टीकरण चरम पर दिखने लगा, तब 1915 में हिंदू महासभा हो या 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, इन संस्थाओं ने हिंदू हित या हिंदू मतों की रक्षा का विचार उठाया। तब सावरकर से लेकर हेडगेवार तक हमारे जो महान नेता हैं उन्होंने ये कोशिश की कि यदि मुस्लिम तुष्टीकरण न सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी जारी रहेगा तो हिंदू हित की बात कौन करेगा, हिंदू हित के लिए किसी को सामने आना पड़ेगा। और कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो इसके साथ जुड़ते थे, जैसे मदन मोहन मालवीय का नाम इसमें आता है। तो ब्रिटिश काल में सांप्रदायिकता हमने कहा मुस्लिम सांप्रदायिकता के रूप में है जो वहाबी और फराजी विचारधारा से प्रेरित है, जो दारुल इस्लाम के लक्ष्य को लेकर चलती है, जो तबलीग में विश्वास रखती है। तबलीग आजकल बहुत पॉपुलर है, तबलीग का मतलब है प्रचार। जो तंजीम में आस्था रखती है, तंजीम का मतलब होता है फिजिकल फिटनेस, जैसे आरएसएस में शाखा होती है ना, तो ये जो तबलीग में विश्वास रखती है, जो तंजीम में विश्वास रखती है, जो कुरान और हदीस की मूल शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने की बात करती है, जो कुरान और हदीस की मूल शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने की बात करती है, जो वहाबी आंदोलन से लेकर देवबंद आंदोलन तक मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंतर्गत सांप्रदायिकता को किसी ना किसी रूप में दर्शाती है। लेकिन वास्तव में मुस्लिम सांप्रदायिकता भारत में चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। चरणबद्ध मतलब फेज्ड मैनर। और देखिए, मैं अलग अलग चरणों में आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे भारत के मुसलमानों का एक बड़ा समुदाय बेवफा हो गया और हमसे अलग होकर पाकिस्तान चला गया। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता की पृष्ठभूमि, ठीक है, तब बनती है जब 1857 की क्रांति से नाराज ब्रिटिशर्स को मनाने के लिए सर सैयद अहमद खान सामने आते हैं। और तब जेम्स स्टुअर्ट मिल जैसे ब्रिटिश इतिहासकार भी सामने आकर ये कहते हैं कि अंग्रेजों को मुसलमानों के प्रति जो क्या कहेंगे रिजेक्शन की नीति है उसे समाप्त करना चाहिए और उन्हें अपनाकर उनके विकास के लिए काम करना चाहिए। इसी क्रम में सर सैयद अहमद खान ठीक 1860s से एक आंदोलन चलाते हैं जिसका नाम है अलीगढ़ आंदोलन। और इस अलीगढ़ आंदोलन से एक काम होता है और वो ये है कि भारतीय पहचान जो थी मुसलमानों की वो भारतीय से पहले मुस्लिम पहचान में बदल जाती है। इसलिए ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता का पहला चरण 1860 से 1906
ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता का पहला चरण 1860 से 1906 का है, जो अलीगढ़ आंदोलन की धारा में आगे बढ़ता है और जहां मुस्लिमों की पहचान एक पृथक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समुदाय के रूप में करने में सर सैयद अहमद खान सफल रहते हैं। तो वो सर सैयद अहमद खान जो अपने प्रारंभिक दौर में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, आगे चलकर मुसलमान हितों के लिए राष्ट्र हितों से समझौता करते दिखाई देते हैं और ये कहते हैं कि मुझे पहले मुसलमानों का भला चाहिए, भारत का भला अपने आप हो जाए। और इसलिए पहला दौर मुसलमानों को एक अलग पहचान दे देता है। अब जब किसी समुदाय को अलग पहचान मिल जाती है तो वो समुदाय संगठित होकर फिर अपनी लड़ाई लड़ने की शुरुआत करता है और ये संगठन बनेगा 1906 में। और अगला दौर जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता का, वो 1906 से 1916 का दौर है। और 1906 से 1916 के दौर में मुस्लिम सांप्रदायिकता मुस्लिम लीग के इर्द गिर्द घूमती है। 1906 में मिंटो की प्रेरणा से आगा खान और उनके साथी मुस्लिम लीग नाम की संस्था बनाएंगे और ये संस्था कहेगी कि जब हम अलग समुदाय हैं और माइनॉरिटी हैं तो हमें सरकार से अपना वाजिब हक चाहिए, हमें सरकार से सकारात्मक संरक्षण चाहिए, हमें सरकार से सुरक्षा का भरोसा चाहिए। और इसीलिए इस 6 से 16 के दौर में मुस्लिम लीग अपने मुस्लिम हितों की अभिव्यक्ति करने लगती है। इसलिए पहला चरण पृथक पहचान का चरण है, तो दूसरा चरण हितों की अभिव्यक्ति का चरण है। और मुस्लिम हितों की अभिव्यक्ति मतलब मुसलमानों को क्या चाहिए, तो 1909 में उन्हें मिलता है रिजर्वेशन, उन्हें पृथक आरक्षण चाहिए, उन्हें पृथक आरक्षण चाहिए, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए। तो 1906 से 16 का वो दौर है जब मुस्लिम लीग मुस्लिम हितों की अभिव्यक्ति करती है। हालांकि इस अभिव्यक्ति को करते हुए मुस्लिम लीग दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक ओल्ड पार्टी और एक यंग पार्टी। ये ध्यान से समझिएगा। ओल्ड पार्टी में आगा खां और इनकी विरासत से जुड़े लोग हैं और ये लोग अलीगढ़ की विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। और अलीगढ़ की विरासत का मतलब है कि ये लोग कौन सी राजनीति करेंगे, प्रो ब्रिटिश या एंटी ब्रिटिश। ये प्रो ब्रिटिश, ये ब्रिटिश भक्ति या राजभक्ति की राजनीति करते हैं। और ब्रिटिश भक्ति या राजभक्ति की राजनीति का सीधा मतलब क्या है कि ये अंग्रेजों का साथ देकर उनसे सुविधाएं पाना चाहते हैं। लेकिन इसी दौर में एक दूसरा समुदाय यंग पार्टी के रूप में सामने आता है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर मौलाना आजाद तक, अली बंधु तक नेता हैं। ये खिलाफत वाले अली बंधु, और ये वो नेता हैं जो अंग्रेजी शासन के वास्तविक चरित्र को समझ चुके हैं। ये जान चुके हैं कि अंग्रेज मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये जान चुके हैं कि अंग्रेज अपने फायदे के लिए मुसलमानों को यूज कर रहे हैं, ये जान चुके हैं कि अंग्रेज डिवाइड एंड रूल के रूप में खेल रहे हैं, ये जान चुके हैं कि अंग्रेजों का मुसलमानों के भले से कोई लेना देना नहीं है, ये वास्तव में मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए यूज कर रहे हैं। तब जिन्ना और इनसे जुड़े नेता कांग्रेस के साथ जुड़ने की जमीन तैयार करेंगे और ये अपने साथियों को उदाहरण सहित ये समझाएंगे कि देखो अंग्रेज हमारे सगे नहीं हैं, सगे होते तो बंगाल विभाजन वापस ना लेते, ढाका को मुस्लिम पुनरुत्थान का केंद्र बनाते, सगे होते तो अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज को अब तक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे चुके होते, सगे होते तो मुस्लिम रिजर्वेशन को किसी भी कीमत पर लागू करवाते। ये चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम हितों की बात हो, कि मुस्लिम हितों पर ऊपर से खेलना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने दिल्ली में एक सम्मेलन किया 1912-13 में, और इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस इस बात का वादा करे कि वो मुस्लिम हितों में सहयोग करेगी, मुस्लिम सुधार के लिए काम करेगी, तो हम कांग्रेस के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में खड़े होने के लिए तैयार। जब जिन्ना ये बात कह देते हैं तो अब कांग्रेस मुस्लिम लीग का कौन सा धड़ा, यंग पार्टी का धड़ा जुड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यही संभावनाएं अंततः 1916 के लखनऊ समझौते में नजर आती हैं, जहां कांग्रेस मुस्लिम लीग को दिए गए पृथक आरक्षण 1909 के एक्ट से जो आरक्षण मिला था उसे स्वीकार करती है और यह आश्वासन देती है कि वो मुस्लिम सुधार के लिए काम करेगी। याद रखिए, अभी इस कांग्रेस के निर्णय में गांधी की भूमिका नहीं है, क्योंकि गांधी सिनेरियो में आएंगे 17 के बाद, अभी तो भारत घूम रहे हैं। लखनऊ समझौता प्रीवियस गांधी के पहले के नेताओं की देन है। तो मुस्लिम लीग ये कहेगी कि, या कांग्रेस ये कहेगी कि हम मुस्लिम सुधार की बात करेंगे, हम मुस्लिम आरक्षण को मान्यता देंगे। बदले में मुस्लिम लीग ये वादा करेगी कि हम अब राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई करेंगे। अब कुछ लोग इसे एक बहुत बढ़िया डिसीजन मानते हैं
क्योंकि वो ये कहते हैं कि एक संगठित भारत अंग्रेजों के खिलाफ था, हिंदू मुस्लिम एकता हो गई, राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो गया। लेकिन यदि आप गहराई से देखें तो आपने इस समझौते से मुसलमानों को एक पृथक समुदाय के रूप में मान्यता दे दी। वो जो अब तक कहते थे कि हम अलग हैं, माइनॉरिटी हैं, असुरक्षित हैं, आपने मान लिया कि हाँ हैं, इसलिए रिजर्वेशन ले लो। और ये पृथक पहचान हमको इतनी महंगी पड़ी कि आगे चलकर पाकिस्तान बना। इसी प्रकार आपने मुसलमानों को उनकी ड्यू नेशनल ड्यूटी के बदले कुछ दे दिया। इसको ऐसे समझिए, यदि मैं अपने बेटे से कहूं कि बेटा पढ़ाई कर, चॉकलेट दूंगा, तो बेटे को आदत हो जाएगी कि पढ़ाई मैं अपने लिए नहीं, पापा के लिए कर रहा हूं, और उसके लिए मुझे क्या मिलेगी? चॉकलेट मिलेगी। अब भारत की आजादी की लड़ाई क्या हिंदुओं की लड़ाई है? ये तो मुसलमानों की भी लड़ाई है। तो भारत की आजादी की लड़ाई के लिए आप ये शर्त कैसे रख सकते हैं कि आप पहले आरक्षण को मानिए, फिर हम लड़ाई लड़ेंगे? यानी आपने मुसलमानों को उस जिद्दी बच्चे की तरह बना दिया जिसे अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति निभाने के लिए भी पहले चॉकलेट चाहिए। और ये चॉकलेट ही धीरे धीरे बड़ी होती गई और अंग्रेजों को वो सही कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को दी गई ये सौदेबाजी की ताकत धीरे धीरे इतनी बड़ी होती गई कि अंततः इस सौदेबाजी में उन्होंने पाकिस्तान मान लिया। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि लखनऊ समझौते ने कहीं ना कहीं मुस्लिम सांप्रदायिकता को अंदरूनी तरीके से बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को एक आंतरिक शक्ति के रूप में मजबूत होने का क्या दिया? मौका दिया और सौदेबाजी की ताकत दी। जो लखनऊ समझौते के दौरान गलती हुई, वही गलती महात्मा गांधी ने खिलाफत के दौरान भी की। हालांकि इतिहासकार उसकी अलग तरीके से, इतिहास के शिक्षक उसकी अलग तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खिलाफत के दौरान भी हमने एक धार्मिक मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की, जिसकी प्रतिक्रिया अन्य धर्मों में दिखाई दी। क्यों हिंदू लोग ये ना कहें कि जब आप तुर्की के खलीफा के लिए लड़ाई लड़ सकते हो तो कांग्रेस राम मंदिर की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही? क्यों सिख ये ना कहें कि जब तुम तुर्की के खलीफा के लिए लड़ सकते हो तो अकालियों से के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? भ्रष्ट मानतों के चंगुल से हमारे गुरुद्वारों को छुड़वाने के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? यानी कांग्रेस पर एक दबाव बनाने की स्थिति बन गई कि यदि कांग्रेस धार्मिक लड़ाई लड़ना ही चाहती है या गांधी धर्म के संघर्षों से जुड़ना ही चाहते हैं तो सभी धर्मों को बराबरी से क्यों नहीं देखते? और यहां से गांधी पर जो आरोप लगने शुरू हुए कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, प्रो मुस्लिम काम करते हैं, हिंदू धर्म या उससे जुड़े लड़ाई संघर्ष जो हैं या जो उद्देश्य है उनके लिए काम नहीं करते हैं, ये लगातार उन पर लगते हैं। बहरहाल मैं ये बता रहा हूं कि दूसरा चरण 1916 में खत्म हुआ और 1916 से 1929 के बीच या 28 के बीच कांग्रेस मुस्लिम हनीमून की शुरुआत हुई। और ये वो दौर है जब, अब देखिए, मुस्लिम हितों की अभिव्यक्ति दूसरा चरण है, पृथक समुदाय के रूप में दिखना ये है, ठीक है। अब मुस्लिम इंटरेस्ट या हित की पूर्ति होती नजर आती है, यानी इसी पूर्ति से उन्हें कौन सी ताकत मिलती नजर आती है? सौदेबाजी की ताकत मिलती नजर आती है। तो फुलफिलिंग मुस्लिम इंटरेस्ट, गिविंग देम बार्गेनिंग पावर, ये 16 से 18 का दौर है जहां लखनऊ पैक्ट है, जहां खिलाफत मूवमेंट है, ठीक है। और आगे चलकर जो असहयोग आंदोलन है, जो जुड़वा खिलाफत के साथ जुड़कर ट्विन मूवमेंट है, जहां ये वो दौर है जहां पर कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता दिखता है। ये वो दौर है जहां कांग्रेस मुस्लिम लीग हनीमून अपने चरम पर दिखता है। लेकिन 1928 से 1937 का दौर, अब हितों की अभिव्यक्ति और पूर्ति छोड़ दीजिए, अब हितों के संघर्ष का दौर आ गया है। मुस्लिम हितों के लिए संघर्ष करना है और हितों का संघर्ष करते करते यहां अलग राज्य का विचार आ गया है। अलग राज्य की लड़ाई नहीं है, सिर्फ अलग राज्य का क्या आ गया है? विचार आ गया है। ग्रेजुअली समझिए, ये जो आप जान रहे हैं ये आपको हिस्ट्री में भी काम आएगा। हिस्ट्री में एक टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, तो ये वहां पर काम आएगा आपको हिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये जो दौर है 1928 में नेहरू रिपोर्ट आएगी, जिस नेहरू रिपोर्ट में ये कहा जाएगा कि अब पृथक निर्वाचन की जगह सामान्य निर्वाचन होना चाहिए। अब एक संघ होना चाहिए जिसमें केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां होनी चाहिए। अब अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होनी चाहिए। यानी नेहरू रिपोर्ट के कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनके साथ जिन्ना सहमत नहीं थे, क्योंकि ये उनकी अपेक्षाओं के और मुस्लिम अपेक्षाओं के खिलाफ थे। और इसलिए नेहरू रिपोर्ट के आने के बाद जिन्ना उससे अलगाव बनाते हुए अपने आप को पुनः ओल्ड पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और ऐसा कहते हैं कि नेहरू रिपोर्ट ने कांग्रेस मुस्लिम लीग के पिछले 10 सालों से 12 सालों से चले आ रहे हनीमून को खत्म कर दिया और जिन्ना मोहम्मद शफी वाली मुस्लिम लीग से जुड़ गए। वो मुस्लिम लीग
जो कट्टर थी वो मुस्लिम लीग, जो प्रो ब्रिटिश थी वो मुस्लिम लीग, जो अंग्रेजों की सहायता से सिर्फ मुस्लिम हितों की बात करती थी, या वो मुस्लिम लीग जिसका देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था। जिन्ना यहां जाकर अपना 14 पॉइंट प्रोग्राम देंगे और इन 14 पॉइंट प्रोग्राम में वो ऐसी तमाम बातें कहेंगे जिससे भारत की एकता और अखंडता खंडित होती है, या जहां मुस्लिम हित राष्ट्रीय हितों पर वरीय होते हैं, जिसको आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इस विचार के आने के बाद अब भारत में बहुत सारे ऐसे नेता मुखर रूप से उभर कर सामने आने लगते हैं जो अलग अलग तरीकों से मुस्लिम हितों के लिए लड़ने और मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने की बात करने लगते हैं। इसी क्रम में पहले नेता बनते हैं मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल जो हैं ये वही हैं जिन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा। तो मोहम्मद इकबाल 1930 में एक विचार देते हैं और वो विचार ये कहता है कि हमें भारत के उत्तर पश्चिम में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर, भारत के उत्तर पश्चिम में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर क्या करना चाहिए, एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। क्लियर है? उनके इस विचार को और साकार रूप में प्रस्तुत करते हैं, मैंने आपको बताया भी था, चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और चौधरी रहमत अली ने 1932 में एक किताब लिखी, नाउ और नेवर। और इस किताब में उन्होंने बताया, दो किताबें थी रादर, एक नाउ और नेवर थी और एक थी द फ्यूचर ऑफ इस्लाम इन इंडिया। ठीक, इन्होंने इसमें पाकिस्तान शब्द ही नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि यदि भारत में बन रहा वर्तमान संविधान लागू हो गया तो बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में मुसलमानों की स्थिति दोयम दर्जे की हो जाएगी, उन्हें हिंदुओं के रहमो करम पर जिंदा करना रहना होगा, इसलिए मुसलमानों के लिए अलग देश बनना चाहिए पाकिस्तान, जिसमें पी से पंजाब, ए से अफगान, के से कश्मीर और इस्तान यानी बलूचिस्तान क्षेत्र शामिल होने चाहिए। लेकिन आप देखिए कि ये जो विचार है अलग देश का, ये विचार के रूप में है। अभी इसके लिए जिन्ना सहमत हैं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, अभी इसके लिए सारे नेता एकजुट हैं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, अभी इसके लिए मुस्लिम लीग पूरी तरीके से काम करेगी ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, 1935 के एक्ट में जब प्रांतीय स्वायत्तता को प्रभावी रूप से लाने की बात की जाती है तो जिन्ना भारत के साथ रहने के लिए मोरलेस क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। मामला बदलता है 1937। 1937 से 1946 वो दौर है जब अलग राज्य का विचार नहीं, पाकिस्तान के लिए संघर्ष दिखाई देगा, फाइट फॉर पाकिस्तान। और इसके पीछे कारण था 1935 के एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट के तहत 1937 में जब चुनाव हुए तो उन चुनावों में 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 8 प्रांतों में, रादर 9 प्रांतों में लगभग कांग्रेस की सरकार बनी। 5 से अधिक प्रांतों में तो उन्हें पूर्ण बहुमत था, लगभग 2 प्रांतों में वो सबसे बड़े दल के रूप में थे और एक आध जगह उन्होंने कोएलिशन से बनाई, इफ आई एम रिमेंबरिंग द नंबर्स करेक्टली। तो मैं ये कह रहा हूं कि सारे ब्रिटिश प्रांतों में मुस्लिम बहुल सीटों पर आरक्षण होने पर भी कौन जीते, मुस्लिम लीग के मुसलमान नहीं जीते, कांग्रेस के मुसलमान जीते। जब कोई दल चुनावों में बड़ी पराजय को पाता है तो उसे पुनर्जीवित होने या फिर से खड़े होने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका है कि वो सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण की रणनीति को अपनाए, और सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण मतलब गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम, यानी समाज सेवा करके जनता के बीच जाए और जनता के बीच जनता की सेवा करके फिर से विश्वास जगाने की कोशिश करे। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है, बहुत दीर्घकालिक रणनीति होती है। क्लियर है? तो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी क्या होती है? शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है कि वो नृजातीय चेतनाओं को जगाए। धर्म खतरे में है, भाषा खतरे में है, नस्ल खतरे में है, सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। ये ऐसे मामले होते हैं जो जनता को उद्वेलित भी करते हैं और आकर्षित भी करते हैं। और इसीलिए 1937 के चुनावों की हार सेकुलर जिन्ना को कम्युनल जिन्ना में बदल देगी, ऐसी मान्यता है। और वो जिन्ना जो अब तक भारत के विभाजन के लिए मुखर रूप से कभी नहीं बोलते, वो 1937 के बाद कहने लगते हैं कि मुझे मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए। कांग्रेस हिंदूवादी पार्टी है और इसीलिए कांग्रेस मुसलमानों का प्रतिनिधि कभी भी नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। तुम मुसलमान यदि सम्मान से जीना चाहते हो, स्वाभिमान से जीना चाहते हो, तो मेरे साथ पाकिस्तान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जिन्ना की कही गई ये बातें मुस्लिम कैडर को आकर्षित करती हैं। इसका परिणाम मैं आपको कुछ आंकड़ों में दिखाता हूं। बंगाल में एक पार्टी होती थी, बंगाल कृषक प्रजा पार्टी,
वो कृषक प्रजा पार्टी के बहुत बड़ा कैडर मुस्लिम लीग से मिल जाता है, जिसके साथ 37 में इन्होंने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई है। इनफैक्ट पंजाब में एक पार्टी थी सिकंदर हयात खान की यूनियनिस्ट पार्टी, उसका तो विलय हो जाता है मुस्लिम लीग में, आप समझ रहे हैं। और वो मुस्लिम लीग जिसके 1930s में, ठीक है, लगभग 13,000 के करीब वॉलेंटियर या कार्यकर्ता रहे होंगे, 1939 आते आते, मैं फिर से कह रहा हूं, जिसके 1930 में कितने वॉलेंटियर्स रहे होंगे, 13,000 वॉलेंटियर्स रहे होंगे, उनका 1938-39 आते आते 1 लाख कार्यकर्ता हो जाते हैं। इसमें जिन्ना सिकंदर हयात पैक्ट की भी भूमिका होती है, वही सिकंदर हयात खान जो यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब क्षेत्र में सरकार बनाते हैं 1937 में। और अब जिन्ना के पास एक स्पष्ट विचारधारा है पाकिस्तान की, एक मजबूत कैडर है बड़े मुस्लिम लीग का, और नेताओं के नाम पर एक बड़ी फौज तैयार खड़ी हुई है। अब जिन्ना पाकिस्तान के लड़ाई को आगे लेकर जाते हैं, और इसी लड़ाई के तहत वो सबसे पहले 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव रखवाते हैं। 1942 के कराची सेशन में गांधी के भारत छोड़ो के विपरीत अपना खुद का नारा देते हैं, बांटो और भारत छोड़ो। वर्ल्ड वॉर के पश्चात, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात, जब बेवल प्रस्ताव या शिमला प्रस्ताव आता है, तो शिमला प्रस्ताव में वो ये दबाव डालते हैं कि वाइसराय की कार्यकारिणी में सारे मुस्लिम प्रतिनिधि मुस्लिम लीग से ही हों, और इसलिए बेवल प्रस्ताव भी क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। इसी समय या इसके 1 वर्ष पहले राजा जी फॉर्मूला लेकर आया जाता है, जिसमें ये बात की जाती है कि पहले आज़ादी ले लेते हैं, फिर विभाजन के लिए जनमत संग्रह करवा लेंगे। लेकिन जिन्ना इस बात पर अड़ जाते हैं कि नहीं, पहले हम जनमत संग्रह करवा कर अलग पाकिस्तान बना लेते हैं, और फिर हम अपनी अपनी आज़ादी लेते रहेंगे। और इस तरीके से कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते के या पाकिस्तान के को रोकने के सारे प्रयास एक एक करके विफल होते जाते हैं। अंततः कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में जब जिन्ना को प्रांतीय समूहीकरण के तहत, हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें समझ में आएगा कि यहाँ पर भारत संघ के अंदर राज्यों को 3 श्रेणियों एबीसी में बांटा गया था, और जिसके तहत धार्मिक आधार पर राज्यों को एकत्रित करने की भी स्थितियां बनती थी। तो जब कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में जिन्ना को बड़े पाकिस्तान के लक्षण दिखते हैं, तो वो उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुए संविधान सभा के चुनावों में जब वो पुनः बुरी तरीके से हारते हैं, तो वो फिर इस योजना से परे जाकर संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं, अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना करते हैं, और अपने लिए अलग संविधान सभा की मांग करते हैं। ये 1946 तक का विकास है, और इसी विकास में फिर 46 से 47 का जो दौर है, इसे मैं पाकिस्तान अनिवार्य का नाम देता हूं, या अलग राज्य अनिवार्य की स्थिति के तौर पर बता सकते हैं, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान करते हैं, और इसके अंतर्गत डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के अंतर्गत पूरे देश में, विशेषकर बंगाल और पंजाब में बड़े दंगे होते हैं, और इन दंगों में व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि होती है, और देश में सिविल वॉर जैसी स्थितियां बन जाती हैं। इसी दौर में 47 मार्च में माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण के लिए भेजा जाता है, जो माउंटबेटन दोनों दलों के नेताओं से बात करने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चाहे जिन्ना हो, चाहे नेहरू और पटेल हो, वो किसी भी स्थिति में समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में वह ये निर्णय लेते हैं कि माउंटबेटन प्रस्ताव से के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाएगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र डोमिनियंस की स्थापना की जाएगी। इसी क्रम में बहुत से लोग गांधी को विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। वो उनकी समझ या मानसिकता हो सकती है। जहां तक मेरी जानकारी है, तो विभाजन के लिए लड़ने वाले लोगों में जिन्ना थे, यहाँ से नेहरू और पटेल थे, जो अपने अपने हितों के लिए या भारत की स्थितियों के लिए इसके लिए तैयार थे। गांधी वो अंतिम व्यक्ति थे जो विभाजन के लिए तैयार होते हैं, और जिस दौर में माउंटबेटन देश के नेताओं के साथ भारत की भविष्य की रेखा खींच रहे थे, उस दौर में गांधी नोआखली में दंगाइयों के सामने खड़े होकर उनसे समर्पण या आत्मसमर्पण करने की गुहार लगा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में गांधी ने विभाजन करवाया, पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलवाया, ये सब बातें कहना मतलब नितांत सीमित बुद्धि की स्थिति ही नजर आ सकती है। लेकिन फिर भी लोग अपनी अपनी समझ से सोचते हैं, जीते हैं, और उसी आधार से बात भी करते हैं। मेरा तो जो जानना है और मानना है वो ये है कि वो सभी लोग जिन्होंने पिछले 70-75 साल गांधी को जी भर कर कोसा, वो सभी आज गांधी की जयंती और गांधी की विरासत को मनाने के लिए तत्पर हैं। और हर उस मंच से जहां से गांधी की आलोचना और गोडसे की पूजा होती थी, आज गांधी की के बारे में बड़ी बड़ी महान बातें की जाती हैं। किसी व्यक्ति की महानता का अंदाजा एक ही बात से लगाया जा सकता है, जब उसके आलोचक भी उसकी आलोचना करने से डरें और उसकी तारीफ करने के लिए मजबूर हों। गांधी ने अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपने इतिहास से
अपने कट्टर आलोचकों को भी अपनी आलोचना से दूर और तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया है। और यही इस बात को दिखाता है कि गांधी के बारे में कुछ कहना वही सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है, या गांधी की आलोचना करना वैसे ही है जैसे आप मुंह ऊपर करके या गांधी की बुराई करने वालों के लिए कहा जा सकता है कि गांधी गुजरे बाजार तो हजार। क्या भारत के या दुनिया के किसी भी मंच से यह संभव है कि कोई भी राष्ट्रीय पहचान वाला नेता या वैश्विक पहचान वाला नेता गांधी के खिलाफ अपशब्द कह सके या गांधी के खिलाफ कुछ कह सके? और यदि नहीं है तो उस व्यक्ति की ताकत देखिए कि उसके मरने के इतने साल बाद भी कोई उस व्यक्ति के बारे में बुरा कहने से डरता है कि जनता पकड़ के कहीं मॉब लिंचिंग ना करे। और इसीलिए गांधी के आलोचक तमाम होंगे, लेकिन गांधी के समर्थक भी कम नहीं हैं। और ये देश गांधीवादियों का देश है। गोंडसेवादी ठीक कुछ छुटपुट नजर आते हैं, और वो भी पर्दे के पीछे से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि यदि सामने पहचान जता दी तो फिर समस्या हो सकती है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी सांप्रदायिकता को बढ़ाने में, विभाजन करने में गांधी को जिस रूप में दोषी बनाया जाता है वो कदापि उचित नहीं है। गांधी को जानना है, सीखना है, समझना है तो कुछ दिन तो गुजारो मोदी जी के गुजरात में और उस साबरमती आश्रम में, जहां गांधी के बारे में जानने सीखने को बहुत कुछ है। कुल मिलाकर ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास की कहानी है। और मैंने ये कहा कि ब्रिटिश काल में मुस्लिम सांप्रदायिकता के इस विकास के समानांतर या इसकी प्रतिक्रिया में एक हिंदू सांप्रदायिकता भी दिखाई देती है। ठीक है, ये हिंदू सांप्रदायिकता कुछ प्रतिक्रिया में है और कुछ नैसर्गिक भी है। ठीक है, अब आप इसको नैसर्गिक मतलब नेचुरली कम्युनलिज्म हिंदुओं के अंदर भी है और कुछ मुसलमानों की स्थितियों को देखते हुए है। तो यदि हिंदू सांप्रदायिकता के संदर्भ में चर्चा की जाए तो हिंदू सांप्रदायिकता के केंद्र में, ठीक है, या शुरुआती दौर में आर्य समाज की भूमिका को रखा जाता है, जिनके द्वारा चलाए गए बनाई गई गौरक्षा, वाहनी शुद्धि आंदोलन ये प्रॉपर तरीके से एंटी मुस्लिम एटीट्यूड रखते हैं, जिसके कारण आपने सुना होगा वैलेंटाइन चिरोल ने हमारे महान संत दयानंद सरस्वती को भारत में अशांति का कारण या अशांति का जनक कहा था तिलक के साथ। अब क्यों कहा था? क्योंकि अब हम कहेंगे पश्चिमी इतिहासकार है तो वो गलत तरीके से प्रोपोगेट कर सकता है। बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने इंडियन अनरेस्ट में गलत बात कही हो, लेकिन उन इंडियन अनरेस्ट में उन्होंने जिन दो लोगों की बात की, पहले दयानंद सरस्वती है जिनके आर्य समाज के अंतर्गत किए गए कार्यों से हिंदू सांप्रदायिकता की प्रारंभिक स्थितियां बनती हैं। यदि इतनी सारी मुस्लिम सांप्रदायिकता है तो हिंदू भी देखनी पड़ेगी। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के कार्य, जिसके अंतर्गत वो भूगोल का मानवीयकरण करते हैं, भारत माता, जिसके अंतर्गत वो शिवाजी पूजा, गणेश उत्सव जैसे आयोजनों को लाते हैं। ये सारी चीजें हैं जिसके अंतर्गत वो हिंदू प्रतीकों को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। और इससे भी गर्मपंथी राजनीति जो लाल बाल पाल की थी वो कहीं ना कहीं हिंदू सांप्रदायिकता की राजनीति की तरफ दिखती है। क्योंकि यहाँ पर जो हम देखते हैं वो ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान या ये कहा जाता है कि हमने एक लड़ाई मुसलमानों से लड़ी थी, अब हमको एक लड़ाई किससे लड़नी है? अंग्रेजों से लड़नी है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कर रहे हैं कि हम मुस्लिम समुदाय को, जो भारत में आकर भारत में बस गया, एक बाहरी विदेशी आतताई आतंकी के रूप में परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भारत में रहने वाला मुस्लिम समुदाय ऑफेंड होगा, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। और इसके अलावा हमने कहा शिवाजी उत्सव, भारत माता, वंदे मातरम प्रतीक चिन्हों का प्रयोग, ये सारी चीजें भी दिखाई देती हैं। और फिर जब मुसलमानों का तबलीग और तंजीम है तो उसी के तहत हिंदुओं में भी धर्म प्रसारण की, शुद्धि आंदोलन की, घर वापसी की इसकी दौड़ चल पड़ती है। यदि वहाँ फिजिकल एजुकेशन के लिए तंजीम है तो हमारे यहाँ भी फिजिकल एजुकेशन के लिए शाखाओं का निर्माण शुरू होता है। और इस तरीके से हिंदू सांप्रदायिकता भी मुस्लिम सांप्रदायिकता की प्रतिक्रिया में आगे बढ़ती है। ये प्रतिक्रिया कई रूपों में दिखाई देती है। जब अब्दुल रशीद नामक एक मुसलमान, ठीक, आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुंशीराम की हत्या कर देता है, तो ये इसके पीछे सांप्रदायिकता को ही एक कारण माना जाता है। इसी प्रकार हेडगेवार जी के नेतृत्व में जब आरएसएस नामक संगठन की स्थापना होती है तो उसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि भी हिंदू हित के या, ठीक है ना, भगवा ध्वज के साथ हिंदू हित से जुड़ी नजर आती है। तो ये सारी चीजें आप ये कह सकते हैं कि भारत में कहीं ना कहीं हिंदू सांप्रदायिकता को भी एक कारण के तौर पर देखा जा सकता है, भारत में सांप्रदायिकता के प्रचार प्रसार के लिए या भारत में सांप्रदायिकता के प्रसारण के लिए। तो ये है ब्रिटिश कालीन सांप्रदायिकता, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इतिहास का एक टॉपिक है जिस पर मैंने चर्चा की। अब मैं स्वतंत्रता के बाद के दौर में सांप्रदायिकता पर चर्चा करूंगा। स्वतंत्र भारत में यदि हम सांप्रदायिकता का विकास देखें तो अपने आप में
1947 से 2020 तक कई चरणों में दिखाई देगा, वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होगा। और इसी विस्तार में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में सांप्रदायिकता के नए चेहरे क्या हैं। क्या वो सांप्रदायिकता के नए चेहरे हेट स्पीच के रूप में हैं? क्या वो सांप्रदायिकता के नए चेहरे सोशल मीडिया मॉन्स्टर्स के रूप में हैं? या वो सांप्रदायिकता के नए चेहरे मॉब लिंचिंग के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जहां पालघर की एक घटना जो सामान्य तौर पर सांप्रदायिक नहीं है, उसे भी सांप्रदायिक बनाने की या दर्शाने की कोशिश की जाती है। ठीक, हत्या चाहे मुस्लिम युवकों की हो या हिंदू संतों की, हत्या हत्या है, और यदि उस हत्या के पीछे धार्मिक असहिष्णुता है तो ये वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। लेकिन किसी सामान्य हत्या को सांप्रदायिक एंगल दे देना, ये बहुत चिंता का विषय है। तो आज के दौर में क्या वास्तव में असहिष्णुता है? ठीक, जैसा कि प्रणब मुखर्जी जी ने, जैसा कि आपके किरण शाह मजुमदार ने, जैसा कि नारायण मूर्ति ने, इन सब ने कहा, और जब इन सब ने कहा तो हमने एक बार संज्ञान भी लिया, लेकिन जैसे ही ये बात किसी आमिर खान, किसी शाहरुख खान ने कह दी तो हमने तुरंत उसके लिए पाकिस्तान जाने का फतवा जारी कर दिया। तो ये गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि क्या वास्तव में आज के दौर में असहिष्णुता बढ़ गई है, इंटॉलरेंस बढ़ गया है, हिंदू मुसलमान की किसी बात को या मुसलमान हिंदू की किसी बात को सही नजरिए से देखने की कोशिश नहीं कर पाता है। जब हम इन सब बातों में चर्चा करेंगे तो चर्चा काफ़ी बड़ी होगी, और इसलिए आज के सत्र में मैं बात यहीं पर रोकना चाहूँगा कि भारत में जो सांप्रदायिकता है वो मुस्लिम काल की देन, मुगल काल की देन बताने की बजाय उसे यदि ब्रिटिश काल की देन बताया जाए तो ज़्यादा तार्किक और प्रासंगिक होगा। और भारत की गुलामी को यदि मुगलों की गुलामी, मुसलमानों की गुलामी से जोड़ने की बजाय ब्रिटिशर्स की गुलामी से जोड़ा जाए तो भी ज़्यादा तार्किक होगा, क्योंकि गुलामी उसकी होती है जो, ध्यान से सुनिएगा, आकर वापस चला जाए या आकर आपका हिस्सा बनने से मना कर दे, अपने आप को अलग दिखाए। गुलामी उसकी होती है जो आकर वापस चला जाए या आकर आप में घुलने मिलने से मना कर दे, या फिर आकर आपकी संपत्ति को लूटकर अपने देश लेकर जाए, यानी आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ करे। मुसलमानों ने, मुगलों ने भारत आकर ऐसा किया, इस बारे में मुझे संदेह है। ये सच है कि वो भारत आए, चाहे लूट के उद्देश्य से हो या जिस भी उद्देश्य से हो, धर्म प्रचार के, आकर वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा बने, यहाँ के जीवन या यहाँ की गंगा यमुनी तहजीब में समाहित हो गए। और भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो मुसलमान कोई अरब देशों से आए मुसलमान या विदेशी मुसलमान नहीं हैं। वो विदेशी मुसलमान तो राजाओं के साथ ही लगभग खत्म हो गए। वो जो विदेशी मुसलमान भी थे उन्होंने भारतीय लोगों से संबंध बनाकर भारतीय मुसलमान के रूप में अपनी पहचान बनाई, और इसलिए आज भारत में जितने भी मुसलमान हैं उन्हें भारतीय मुसलमान की तरह देखा जाना चाहिए, ना कि विदेशी आक्रमणकारियों की संतानों के तौर पर जैसे परिभाषित किया जा सकता है। दे ऑल आर इंडियन पीपल, ठीक, विथ इंडियन origin rather than foreign origin. Calling them foreigners is absolutely wrong. But as I said previously, if you are living in India and you are identifying yourself in Arabian countries, यदि आप भारत में रह रहे हो, भारत की खा रहे हो, भारत में जी रहे हो, लेकिन अपनी निष्ठा, अपना समर्पण पाकिस्तान